गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री से 100 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर जाते हैं, लिख लेते हैं, तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में बताए गए प्रश्न से हर साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग यानी 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपके टच कर जाएंगे। अतः आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे प्रश्नों को याद कीजिए, लिख लीजिए और परीक्षा होगा तो उसमें जरूर मिलाइएगा। 60% क्वेश्चंस इस वीडियो से रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और एनसीईआरटी में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाया है। और परीक्षा में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपके आगे के करियर के लिए। जैसे यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः आप भी देखिए इस वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर जाइए। आईटीआई जैसे एग्जाम होता है ना, आईटीआई, उसमें भी इनसे प्रश्न बहुत सारे हर साल पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और सारे प्रश्नों को लिख लें और याद कर जाएं। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना अपने आप को काबिल बनाइएगा, उतना ही आप अच्छा कर पाइएगा अपने फ्यूचर में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 100 क्वेश्चंस और उसका आंसर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे एक छोटा सा बात रखना चाहूँगा कि आप ध्यान से इसे सुनेंगे और लिख लेंगे। मैंने कहा कि आप खुद को काबिल बनाइए ताकि दुनिया भी आपको देखे। जैसे कहा गया है कि जिसने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देकर, जिसने ठुकरा दिया मुझे मेरा वक्त देकर, मैं खुद को इतने काबिल बनाऊंगा कि उन्हें भी मुझसे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं 100 क्वेश्चंस और आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपका ऑप्शन है ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। फिर से क्वेश्चन सुनिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1799 ईस्वी या 1769 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी आपको बताना है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किसके कारण उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन है ए बुढ़ापा, रोगी, मृतक या सन्यासी, बी में है अंधा, रोगी, लाश या सन्यासी, डी में है लंगड़ा, रोगी, लाश या सन्यासी और डी ऑप्शन है युवा, रोगी, लाश या सन्यासी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बुढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। इन्हीं चारों की वजह से बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था?
सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी। फिर से ऑप्शन चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी। तो आपका आंसर होगा डी, कारुवक्की, जो सबसे ज्यादा अशोक को प्रभावित की थी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश। यानी सबसे प्राचीन राजवंश का नाम आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा हैरी स्मिथ, चौथा चार्ल्स मैटकॉफ। तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इसी ने अशोक का शिलालेख सबसे पहले पढ़ा था, जो कि अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है बिंदुसार, स्कंदगुप्त, अशोक या दशरथ। तो याद रखें, श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था, अशोक ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? फिर से क्वेश्चन, निम्न से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? विकल्प है अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। तो आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम, क्योंकि इसी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? विकल्प है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी या बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, यानी आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसी में शूद्रों को आर्य कहा गया है, शूद्रों को आर्य कहा गया अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन है पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। यानी पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा पेशावर, क्योंकि पेशावर का नाम ही पुरुषपुर था, प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बयाना भरतपुर से, भरतपुर जगह है, देवगढ़ झांसी से, भुमरा मध्य प्रदेश से, तिगवा मध्य प्रदेश से। इन तिगवा भी मध्य प्रदेश में। यानी आपको बताना है कि गुप्त काल का सिक्का सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुआ था। आपका आंसर होगा ए, बयाना, जो कि भरतपुर में है, बयाना भरतपुर से, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? विकल्प है कुंडग्राम, वैशाली, पावापुरी या वाराणसी। तो आपका आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? यानी किसने खुद को भागवत कहा था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, प्लूटार्क या इनमें से कोई नहीं। तो हेलियोडोरस था जो खुद को भागवत कहा करता था, हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है लोहा, कांसा, तांबा या सोना। तो आपका आंसर होगा तांबा, क्योंकि वैदिक कालीन लोगों ने तांबा का ही सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिलता है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिलता है? ऑप्शन है गोपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से
ऐत्रेय ब्राह्मण से या पंचविश ब्राह्मण से। तो याद रहे कि हल संबंधी अनुष्ठान का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऑप्शन बी होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यानी आपको बताना है उस वेद का नाम जिसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आप याद रखें कि यजुर्वेद की स्थापना यानी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है शुद्ध कवि, नाथपंथी कवि, तीसरा है भक्त कवि, चौथा है संत कवि। तो ज्ञानमार्गी कवि संत कवि को ही कहा गया था। ज्ञानमार्गी शाखा कवि संत कवियों को कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था? किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था? ऑप्शन है राजा राम को, चुड़ामल को, सूरजमल को या बदन सिंह को। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम को, राजा राम को, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरा तृतीय बौद्ध संगीति और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्योंकि इसी में संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, यानी शुरू हुआ। अगला, वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत किसे कहा गया है? ऑप्शन है वेदों को, आरण्य को, ब्राह्मण ग्रंथों को या उपनिषदों को। तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद को, क्योंकि इसी को वेदांत कहा जाता है। अगला है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दिनार, करसापन, निष्क या काकिनी। यानी गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, करसापन, निष्क या काकिनी। तो आपका आंसर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन फसलों में से किसका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? यानी किस फसल का प्रसार पश्चिम एशिया से माना जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, कपास या जौ। तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि इसी का प्रसार पश्चिम एशिया से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली थी? फिर से क्वेश्चन सुनिए, मध्यकाल का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली? ऑप्शन है दशवंत, दूसरा ऑप्शन है बसावन, तीसरा है अब्दुस मद और चौथा है मंसूर। तो आपका आंसर हो जाएगा दशवंत, ऑप्शन नंबर ए। इसने आत्महत्या की थी 1584 में। अगला, तुगलक सुल्तानों ने सोंधार का प्रवर्तन किया था, यह क्या था? तुगलक सुल्तानों ने सोंधार का प्रवर्तन किया था, यह क्या था? यानी आपको बताना सोंधार क्या था। ऑप्शन है कृषि के लिए ऋण था, दूसरा है उलेमाओं के लिए निर्देश था, तीसरा है दीवाने कोही के लिए दिशा निर्देश या चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि के लिए ऋण था, ऑप्शन ए। सोंधार जो था कृषि के लिए ऋण का नाम था। अगला है क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था? विकल्प मुंबई, सूरत, पांडिचेरी या मद्रास। तो आपका आंसर होगा सूरत, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
यानी कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला युग्म दिया गया है मोहम्मद गजनवी और जायज, दूसरा है बलबन खान बालिंग, तीसरा बाबर मिर्जा हैदर गुलदत, तीसरा है दारा शिकोह सरमद। तो आपका आंसर इसमें जो है वो हो जाएगा ए मोहम्मद गजनवी अयाज, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही हैं, ए नंबर सही नहीं है, तो ए होगा आपका आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसे भी आपको चुनना है कौन सुमेलित नहीं है। पढ़ा दिया है निजामुद्दीन औलिया शेख बुरहानुद्दीन या मोइनुद्दीन चिश्ती या हमीदुद्दीन नागौरी। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, निजामुद्दीन के बाद यहाँ औलिया, यहाँ तीर का निशान होगा, ये तीर छूट गया है, ठीक है, आपको मैच करना है। यहाँ जैसे निजामुद्दीन को औलिया से मिलाया गया है, शेख को बुरहानुद्दीन से मिलाया गया है, मोइनुद्दीन को चिश्ती से मिलाया गया, हिमायुद्दीन से नागौरी से, यानी इन सब का एक उपनाम है। तो आपको बताना है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी, क्योंकि शेख को बुरहानुद्दीन नहीं कहा जाता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। मोइनुद्दीन को चिश्ती बोलते हैं, हमीदुद्दीन को नागौरी भी बोले, या निजामुद्दीन को औलिया भी कहा गया, लेकिन यह सही नहीं है, आपका विकल्प बी सही होगा। अगला, मोहनजोदड़ो के आसनागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। मोहनजोदड़ो के आसनागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। विकल्प है मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल या सातवाहन काल। तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण काल, कुषाण काल में ही निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है। भारत में धन के निष्कासन का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, एक नंबर भारत में निर्यात से अधिक आयात का होना, दूसरा भारत में सोना चांदी विदेशों में ले जाना, तीसरा प्रतिभा का पलायन, चौथा है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। तो यही आपका आंसर सही है कि जो बाहर गया उसके बदले आपको कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, धन का निष्कासन हो रहा है, जा रहा है लेकिन कुछ भी आ नहीं रहा है। ऑप्शन डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। यानी मृतकों का टीला, ये तो काफी प्रसिद्ध है, आपको याद होगा, या इसी को सिंध का बाग कहा जाता है। किसको। विकल्प हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखी गई है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी, यह किस पुस्तक में लिखी गई है। ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है इंडिया टुडे, तीसरा है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा है गोरा। तो आपका आंसर होगा इंडिया टुडे। इसी में यह लिखा गया है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। फिर से क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। ऑप्शन है मंसूर हलाउस, दूसरा है जलालुद्दीन रूमी, तीसरा है फरीदुद्दीन अतार और चौथा है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए मंसूर हलाज। ऑप्शन नंबर ए मंसूर हलाज को। अगला है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। ऑप्शन है सर थॉमस स्मिथ को,
मिस्टर राइस जनरल को, या मिस्टर जस्टिस एस्किन को, या चौथा है जनरल डायर को। तो याद रहे जनरल डायर को ही ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था, जनरल डायर। इसी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने शेर के नाम से पुकारा था, यानी उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राम बिहारी बोस, या महात्मा गांधी। यानी आपको बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। दूसरा है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों का है। तीसरा है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। चौथा है, कुठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। आपका आंसर होगा सी, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, जो कि गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में नहर से सिंचाई नहीं की जाती थी, ये गलत है। अगला है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? फिर से क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा एटली ने, चौथा है लाला लाजपत राय ने। तो आपका आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग ने, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, चौथा लॉर्ड रिपन ने। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? विकल्प है लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तीसरा लॉर्ड कर्जन, चौथा लॉर्ड डलहौजी। आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इसने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न से किस पुराण में है? यानी विष्णु के 10 अवतार की जानकारी किस पुराण में है? विकल्प है भागवत पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा विष्णु पुराण और चौथा मार्कंडेय पुराण। तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। इसी में विष्णु के 200 अवतार की चर्चा की गई है, मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? ऑप्शन है फाहियान, दूसरा हेनसांग, तीसरा मेगास्थनीज, तीसरा हेलियोओक्लीज। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। आंसर नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? विकल्प है बर्नियर का, दूसरा है रॉल्फ फिंच का, तीसरा हॉकिंस का और चौथा थॉमस का। किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग्य एवं तांत्रिक आचार्यों को प्रधानता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग्य एवं तांत्रिक आचार्यों की प्रधानता दी गई है? विकल्प है महायान, हीनयान, वज्रयान या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा वज्रयान, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन
एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? फिर से क्वेश्चन, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने किया था? विकल्प है बिंबिसार एवं अशोक ने, दूसरा अजातशत्रु एवं बिंबिसार ने, तीसरा बिंबिसार और जेत कुमार ने, चौथा अशोक एवं जेत कुमार ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार और जेत कुमार ने, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए और इन सब को नोटबुक में लिखते जाइए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? फिर से क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है बृहदारण्यकोपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है छंदोग्य उपनिषद और चौथा है तैत्तिरीयोपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने के बाद, दूसरा है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, तीसरा है चांदी के सिक्कों को जारी करने के बाद, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन है महामाया, दूसरा यशोधरा, तीसरा बिंबा और चौथा गौतमी। तो आपका आंसर होगा गौतमी क्योंकि इन्होंने ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है 47, बुद्ध के अष्टांगिन मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? फिर से, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? विकल्प दिया है छांदोग्य उपनिषद, दूसरा है तैत्तिरीयोपनिषद, तीसरा है केनन उपनिषद और चौथा है कठोपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? फिर से क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है वेलोर, दूसरा कांची, तीसरा हम्पी और चौथा है श्रीरंगम। तो आपका आंसर हो जाएगा श्री हम्पी, यह हम्पी में मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? फिर से, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? विकल्प ए दिया है अग्रोनोमाई, दूसरा है चिताध्यक्ष, तीसरा है शुल्काध्यक्ष और चौथा अक्राध्यक्ष। यानी किन के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा शीताध्यक्ष के द्वारा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगला, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राज्य से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा है राजेंद्र प्रथम, तीसरा कृष्णदेवराय, चौथा यशोवर्मन। तो आपका आंसर होगा कृष्णदेव राय से संबंधित है। अगला है, जैन साहित्य को निम्न में से इस नाम से भी जाना जाता है, यानी बताना है कि जैन साहित्य को और किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आगम, दूसरा निगम, तीसरा ग्रंथ, चौथा बखार। तो आपका आंसर हो जाएगा आगम, ऑप्शन नंबर ए आगम।
अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन है जमशेदजी, दूसरा है रुस्तम बहरामजी, तीसरा नवलजी टाटा, चौथा बहरामजी एवं मलबारी ने। कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बहरामजी, यानी ऑप्शन नंबर डी, बहरामजी एम मलबारी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी आपको बताना है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तीनों की स्थापना एक ही वर्ष की गई थी, उस वर्ष का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन 1857, 1881, 1885 या 1904। तो आपका आंसर होगा ए 1857। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? ऑप्शन है जम्बू, दूसरा स्थूलभद्र, तीसरा भद्रबाहु और चौथा है सुधर्मन। तो आपका आंसर होगा सुधर्मन, क्योंकि इन्हीं को जैन धर्म का मुखिया महावीर की मृत्यु के बाद बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था? विकल्प है हेमू, बैरम खां, सूरजमल, तीसरा है बिरसिंह बुंदेला। बिरसिंह बुंदेला। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बिरसिंह बुंदेला ने। जब इन बिरसिंह बुंदेला को जहांगीर ने कहा तो इन्होंने अबुल फजल का कत्ल कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा है महावीर स्वामी, तीसरा है ऋषभदेव, चौथा है नेमिनाथ। फिर से विकल्प सुनिए पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या नेमिनाथ। तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा पृथ्वीराज तृतीय, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। अगला है चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है राणा संगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा राणा प्रताप, चौथा राणा उदय सिंह। यानी चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राणा कुंभा, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सही नहीं ये बताना है। ऑप्शन है पहला बाबर खानवा का युद्ध, दूसरा हुमायूं चौसा खानवा का युद्ध, तीसरा अकबर हल्दीघाटी का युद्ध और चौथा जहांगीर बल्ख का युद्ध, बल्ख का युद्ध। तो आपका आंसर होगा चौथा, ये सही नहीं है, ये युग्म जो है सही नहीं है, क्योंकि बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था, हुमायूं भी चौसा खानवा का युद्ध लड़ा था, अकबर भी हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, लेकिन जो जहांगीर था बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आपको बताना था कि किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा देव समाज, तीसरा ब्रह्म समाज और चौथा प्रार्थना समाज। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा देव समाज, तीसरा नरेंद्र देव, चौथा अरुणा आसफी अली, अरुणा आसफी अली। तो आपका आंसर होगा देव समाज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तीनों कहिए, वैष्णव जन तो तीनों कहिए के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी के प्रिय भजन
वैष्णव जन तो तेनु कहिए के रचयिता कौन थे? विकल्प है नरसिंह मेहता, दूसरा एकनाथ, तीसरा तुकाराम, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? विकल्प है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम। किस वंश का है बताना है, किस पीढ़ी का है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यह षष्टम पीढ़ी का है, षष्टम पीढ़ी का है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? विकल्प है वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। तो काफी प्रसिद्ध है, यह राजगीर में है जो पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। अगला क्वेश्चन है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? विकल्प है हेंग सांग का स्मारक, दूसरा है महावीर का जन्म स्थान, तीसरा पाली अनुसंधान संस्थान, तीसरा है संग्रहालय। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपका आंसर होगा कि नौ नालंदा महाविहार हेनसांग के स्मारक के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है एस.आर. गोयल, दूसरा है प्रिंसेप, तीसरा एस.डी. शौकलिया, चौथा है बी.एन. मिश्रा। किसने पढ़ा था? तो आपका आंसर होगा बी, प्रिंसेप ने पढ़ा था अभिलेख को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग। यानी आपको बताना है अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग। तो आपका आंसर होगा सी, कनिष्क के शासनकाल में हुए। अगला है कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है किससे? रवाटक अभिलेख से, दूसरा है रोसेटा अभिलेख से, तीसरा हाथी गुफा अभिलेख से, चौथा सोडास अभिलेख से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, रवाटक अभिलेख से, रवाटक अभिलेख से। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर सही है। अगला है मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? ऑप्शन है मिरेकस, दूसरा है मिनांडर, तीसरा है डेमेटियस, चौथा है महापदनंद, महापदनंद। फिर से क्वेश्चन सुनिए, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी, मिनांडर। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज, हेमू, भोज या पुष्यमित्र। कौन हिंदू राजा थे जो शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर शासन किए थे? तो आपका आंसर होगा बी, हेमू थे वो, हेमू। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा यज्ञकर्ता या पुरोहित और चौथा है विद्वान। तो आप याद रहे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? विकल्प है जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो याद रहे आंसर नंबर डी होगा, जो कि वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था तंबाकू का।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? विकल्प है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा शुल्ब सूत्र, चौथा छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी शुल्ब सूत्र, जो कि गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का अंग है शुल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद, ए में ऋग्वेद दिया है, बी में यजुर्वेद, सी में अथर्ववेद, डी में सामवेद। यानी किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा ए ऋग्वेद, क्योंकि इसी में इसके बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 8? वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रहे वेदों की संख्या मात्र 4 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रत्येक कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? विकल्प है मुंडकोपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है ईश उपनिषद और चौथा है बृहदारण्यकोपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? विकल्प है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। यानी आपको बताना है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा परुष्णी, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न से किस पहाड़ी पर है? मौर्यकालीन गुफाओं में से सर्वाधिक प्राचीन गुफा किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन है नागार्जुन पहाड़ी, दूसरा नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा बराबर पहाड़ी, चौथा राजकी पहाड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बराबर पहाड़ी। यहीं पे मौर्यकालीन गुफाओं में से सर्वाधिक प्राचीन गुफा मिलता है। अगला, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। विकल्प है अर्थशास्त्र, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा पाणिनि अष्टाध्यायी, चौथा है बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। तो आपका आंसर होगा ए, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पहले भी बताए हम, रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? विकल्प है मौर्यों के समय में, दूसरा शुंगों के समय में, तीसरा सातवाहनों के समय में और चौथा गुप्तों के समय में। गुप्तों के समय यानी भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहनों के समय में, सातवाहनों के समय में। अगला, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? विकल्प है औरंगाबाद, दूसरा प्रतिष्ठान, तीसरा मदुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी, प्रतिष्ठान को उसने बनाया था राजधानी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? विकल्प है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कांचे या आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। यहीं से सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प है महेंद्र सातकर्णी, दूसरा है पुलमावी, तीसरा
सिमुक, चौथा गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन थे? आपका आंसर होगा सी, सिमुक, सिमुक। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासक ने दुगुना करवाया? फिर से क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासक ने दुगुना करवाया? विकल्प है कन्नौ, दूसरा सतवाहन, तीसरा शुंग, चौथा कुषाण। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शुंग ने क्या किया था? उसका आकार दुगुना करा दिया था स्तूप का, शुंग, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? विकल्प है पार्थियन, दूसरा कुषाण, तीसरा शक, चौथा हिंद यवन। चौथा है हिंद यवन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हिंद यवन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, हिंद यवन, विकल्प नंबर डी। अगला, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? फिर से क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? विकल्प है यवन राजा मिनांडर द्वारा, दूसरा पहलव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, तीसरा शक राजा रुद्रदामन द्वारा, तीसरा कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा, इसको काबुल नदी भी कहा गया, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? विकल्प है अफगानिस्तान में, दूसरा चीनी तुर्किस्तान में, तीसरा कश्मीर में और चौथा पंजाब में। कहां? तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? फिर से, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? विकल्प है तक्षशिला, दूसरा अतरंजी खेरा, तीसरा कौशाम्बी, चौथा हस्तिनापुर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अतरंजी खेरा। जब यही खुदाई किया गया तो पता चला कि पहले लोग लोहा धातु का भी प्रयोग किया करते थे। अगला, निम्न में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्याय से, दूसरा मीमांसा से, तीसरा वेदांत से, चौथा वैशेषिक से। तो यहां देखिए कर्म का सिद्धांत पूछ रहा है, तो याद रहे कि कर्म का जो सिद्धांत है वह मीमांसा से ही संबंधित है, मीमांसा से, इसी में कर्म का सिद्धांत लिखा गया है। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा राजनीति, तीसरा चिकित्सा, चौथा धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा में ही क्या चरक संहिता का वर्णन किया गया है। चरक संहिता नामक जो पुस्तक है चिकित्सा से ही संबंधित है। अगला, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। विकल्प है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। देखिए क्या दिया इसमें, यज्ञ संबंधी विधि विधान। याद रहे यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यजुर्वेद से मिलता है। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थे? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? विकल्प है निरंकुश, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा गणतंत्र, चौथा वंशानुगत राजतंत्र। तो आप याद रहे कि वैदिक युग में गणतंत्र ही प्रचलित थे, गणतंत्र ही प्रचलित थे। आपका विकल्प नंबर सी सही है, गणतंत्र। अगला,
निम्न में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यानी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसको माना जाता है? ऑप्शन है सांख्य को, दूसरा है वैशेषिक को, तीसरा मीमांसा को, चौथा योग को। तो आपका आंसर होगा ए सांख्य को, सांख्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? विकल्प है मृद भांड या पॉटरी इसको बोलते हैं, दूसरा है आभूषण, तीसरा बढ़ईगिरी यानी काष्ठ कारिता जो लकड़ी के काम करते हैं, तीसरा लुहारगिरी लोहार के सामान जो बनाते हैं। यानी कौन सा व्यवहार में नहीं लाया गया था ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा लुहारगिरी, यानी लोहा के जो सामान बनाते हैं यह व्यवहार में नहीं लाया गया था, लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसमें रोग, टोक, जादू, टोना सबका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? विकल्प है भागवत, दूसरा भागवत गीता, तीसरा ब्रह्मसूत्र, चौथा उपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा भागवत। यह जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, भागवत। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध किन के बीच हुआ था ये बताना है। विकल्प चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य, दूसरा घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, तीसरा पोरस और सिकंदर के मध्य, चौथा सिकंदर और आंधी के मध्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, पोरस और सिकंदर के मध्य। अगला है मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा समुद्रगुप्त। देख लीजिए मेहरौली का स्तंभ लेख दिया है, मेहरौली का स्तंभ लेख यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। विकल्प में ये सही है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त। किसको कहा गया कविराज? तो आंसर होगा डी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त को। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने पर, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ए शकों का उन्मूलन करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए तो यहां 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाएं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।